ठीक है बच्चों लोग, तो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं वेक्टर। वेक्टर में हम लोग नीट लेवल आईआईटी लेवल तक जाएंगे, आईआईटी मेंस लेवल तक और नीट लेवल तक। और जो थ्योरी होगा पूरे अच्छे से डिस्क्राइब करके होगा ताकि आप लोग को समझ में आए। जहाँ समझ में नहीं आता है आप पूछिए, ठीक है, थोड़ा लाउडर पूछिए ताकि रिकॉर्डिंग में भी आ सके, क्योंकि आपको जो डाउट होगा वो और भी बच्चों को डाउट होगा वैसा, तो वो लोग भी सीखेंगे। तो डाउट पूछने में आपको थोड़ा भी नहीं हिचकिचाना है, जो भी डाउट है पूछिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम वेक्टर का इंट्रोडक्शन कर देते हैं कि वेक्टर क्यों हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। तो देखिए, आप जब मार्केट जाते हैं और मार्केट जाके 3 किलो आलू खरीदते हैं और 4 किलो टमाटर खरीदते हैं, तो टोटल कितना सब्जी खरीदे आप? 7 किलो। 7 किलो सब्जी खरीदे आप। यहां पर आप सिंपल एल्जेब्रिक समेशन को फॉलो किए। अब इसी चीज को अगर हम इस तरह से बोलें, ये एक ब्लॉक है, इस पर 4 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है और 3 न्यूटन फोर्स ऊपर लग रहा है, तो ये फोर्स हमारा F1 हुआ और ये फोर्स F2 हुआ। तो हम आपसे पूछेंगे टोटल फोर्स इस पर कितना लग रहा है, तो क्या आप ऐसे ही जोड़ दीजिएगा? क्या आप बोलिएगा कि टोटल फोर्स कितना हो गया? 4 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन इक्वल टू 7 न्यूटन, तो ये गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये उठा कि जब 3 किलो आलू और 4 किलो टमाटर को जोड़ के 7 किलो आता है, तो 3 न्यूटन और 4 न्यूटन फोर्स लगाने पर किसी ऑब्जेक्ट पर 7 न्यूटन क्यों नहीं आया? तो फिजिक्स की दुनिया में दो चीजों में डिवाइड किया गया फिजिकल क्वांटिटी को। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है उसको सुनिए शॉर्ट में। फिजिकल क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसको आप मेजर कर सकें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे मास हुआ, मान लीजिए 3 किलो आलू आप उठाकर देखे तो लग रहा है 3 किलो है, या तराजू पर रख दिए तो 3 किलो एग्जैक्ट मिल गया। तो जो अंदाज से 3 किलो बोल रहे थे, अनुमान, वो हुआ मेजरमेंट इनडायरेक्टली, और तराजू पर रख के जो मेजर किए वो हुआ डायरेक्टली। तो फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? ऐसा चीज जिसको मेजर किया जा सके डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, और जो फिजिक्स के नियमों का पालन करता हो। ठीक है, फिजिक्स के नियमों का पालन करता हो। तो फिजिकल क्वांटिटी में मास आ गया। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारे हैं। जैसे यहां पर हम लिखते हैं मास, यहां पर हम लिखते हैं डिस्टेंस, फोर्स, टाइम, और भी जो आप भी आपके दिमाग में आता है, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब क्या है? फिजिक्स की दुनिया की चीजें हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी में ये बताइए तो क्या था? मास था ना। देखिए, मास भी फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। कुछ फिजिकल क्वांटिटी सिंपल एल्जेब्रिक समेशन को फॉलो किया, ऐसे चीजों को स्केलर क्वांटिटी कहा गया। क्या कहा गया? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, फिजिक्स की वो चीजें स्केलर क्वांटिटी कहलाने लगी जिसको आप सिंपल तरीके से जैसे जोड़ते थे, 4 लड्डू 5 लड्डू, कितना लड्डू? 9 लड्डू। सिंपल एल्जेब्रिक समेशन जिसमें आप फॉलो करते थे, अगर वो फिजिक्स का क्वांटिटी उसको फॉलो करता है, सिंपल एल्जेब्रिक समेशन, तो वो स्केलर क्वांटिटी का कैटेगरी में चलता गया। और कुछ कुछ ऐसे थे जिसको सिंपल जोड़ने पर जो आउटपुट आया 7 न्यूटन जैसे यहाँ आया है, ये गलत आया। पता चला कि यहां पर 4 न्यूटन और 3 न्यूटन को जोड़ने पर 7 न्यूटन नहीं आ रहा है, ये 7 न्यूटन से क्या आ रहा है? कम आ रहा है। इस सिचुएशन में ऐसी चीजें जो सिंपल एल्जेब्रिक समेशन को फॉलो नहीं कर पाए, जिनके एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए अलग से नियम बनाना पड़ा, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहा गया। वेक्टर क्वांटिटी ये मत कहिए कि जोड़ने घटाने के आधार पर हुआ। वेक्टर क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन।
मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी निहित है। निहित का मतलब क्या होता है? जैसे हम जब जन्म लिए तो सांस लेना और छोड़ना निहित था, बाहर निकले तब नहीं आए ना बोले कि आप सांस भेजते हैं इसको, अब इसको ब्रीदिंग प्रोसेस समझाते हैं। ऐसा तो हुआ था क्या? हम लोग निकले, आए इस पृथ्वी पर और उसी समय सांस ले रहे थे और छोड़ रहे थे। तो इस मानव शरीर के साथ सांस लेना और छोड़ना निहित था जैसे ही हम पृथ्वी पर आए। पेट के अंदर क्या होता है तुमको नहीं मालूम, हम तो फिजिक्स पढ़ाते हैं, बायो नहीं जानते। होता है, ब्रीदिंग करता है बच्चा लोग पेट के अंदर, माँ के थ्रू करता है, वहां भी ब्रीदिंग करता है। ठीक है, तो जो चीज निहित है जिसको आप नहीं पुट कर रहे हैं, जैसे 4 न्यूटन फोर्स बिना डायरेक्शन के होगा कि नहीं? आपको हम 4 न्यूटन से अगर धक्का देंगे तो कोई डायरेक्शन में देंगे ना। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी इटसेल्फ इनबिल्ट है उसमें, उसको क्या बोला गया? वेक्टर क्वांटिटी। और ऐसी चीजों को जोड़ने का, घटाने का, गुना करने का नियम अलग हुआ। जैसे आप बचपन में गुना करते थे ना, 4 × 3 = 12। अब वेक्टर क्वांटिटी में आप ऐसा नहीं कर पाइएगा। वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने का नियम अलग हो बनेगा, घटाने का नियम अलग बनेगा, गुना करने का नियम अलग बनेगा। डिवाइड नहीं होता है, दो वेक्टर क्वांटिटी का डिवीजन नहीं होता है, याद रखिएगा। मान लीजिए कि कोई बोले कि F1/F2 ये क्या होगा, ठीक है, तो ये मीनिंगलेस है। वेक्टर क्वांटिटी का दो चीज होता है, जोड़ना काम सीखेंगे हम लोग, घटाने का भी काम सीखेंगे और गुना करने का भी काम सीखेंगे। गुना करने का भी काम सीखेंगे, ठीक है। दो वेक्टर क्वांटिटी, यहां पर दो वेक्टर क्वांटिटी को हम दिखाना चाह रहे हैं। यहां पर F1 F2 का आप ए और बी कर दीजिए, ए बी वेक्टर है ना, ए बी वेक्टर कर दीजिए, ठीक है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे और डिवाइड इसका होता नहीं है, मीनिंगलेस बात है ना, ठीक है। अब क्या है कि इन दोनों में क्या होता है ना, मैग्नीट्यूड है प्लस डायरेक्शन है। इसका डायरेक्शन क्या है बताइए तो? इसका डायरेक्शन आपको राइटवर्ड दिख रहा है ना, राइटवर्ड। इसका डायरेक्शन आपको अपवर्ड दिख रहा है ना। यानी कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो होता है उसमें दो चीजें होंगी, एक उसकी क्या अमाउंट है यानी कि मैग्नीट्यूड, और दूसरा उसका डायरेक्शन। इसीलिए हम लोग को वेक्टर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने, घटाने और गुना करने का नियम कानून अलग है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे इसको जोड़ते घटाते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू वेक्टर हो गया, वेक्टर एंड देयर एडिशन। तो अभी आपको बताया कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होता है किस आधार पर? जिसमें डायरेक्शन नहीं है, जिसमें कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। जिसमें डायरेक्शन फिक्स है प्लस मैग्नीट्यूड भी है, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। एडिशन ऑफ टू वेक्टर सीखेंगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर सीखेंगे, एनालिटिकल मेथड भी सीखेंगे। एनालिटिकल मेथड का मतलब हुआ कि आप उसको कैसे एक बिना मैथ्स का यूज किए भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको मान लीजिए कि दो वेक्टर है आपके पास, ए एक वेक्टर है, ए एंड बी दो वेक्टर है, तो आप यहां पर एडिशन ऑफ टू वेक्टर सीखिएगा, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर सीखिएगा, और मल्टीप्लीकेशन भी होता है, तो वो अभी हम लोग आगे देखेंगे, है ना। आइए तो आगे देखते हैं। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी आपको बता ही दिए, इसको लिखवा दें क्या? फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है फिजिकल क्वांटिटीज having magnitude only, having magnitude only, does not has fixed direction, does not have fixed direction। स्केलर क्वांटिटी वो हो गया, और वेक्टर क्वांटिटी कौन सा हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गया मैग्नीट्यूड होगा और
फिक्स डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन बदलेगा भी नहीं। अगर कोई चीज है तो उसमें मैग्नीट्यूड होगा, जैसे फोर्स है 10 न्यूटन, तो उस 10 न्यूटन का कोई डायरेक्शन होगा। ठीक है, चलिए हाँ बोलिए। अभी आ रहे हैं, स्लाइड के अनुसार चल रहे हैं। ठीक है, कि वेक्टर क्वांटिटी हम लोग उसको भी कह सकते हैं जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर जाए तो वो पक्का है वेक्टर क्वांटिटी है। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है वो सब आ रहा है, स्लाइड के अनुसार चल रहे हैं, इसलिए चलिए करते हैं ना। चलिए, जनरल पॉइंट्स रिगार्डिंग वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। मान लीजिए कि हमको ये समझना है कि भाई ये गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिक गेम में, तो गोल्ड मेडल पहनेगा तभी ना पहचान में आएगा। ठीक है, जब जीतेगा, जीतने वक्त पहनेगा तब ना कहेगा कि हाँ भाई ये विनर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, ये सिल्वर है। ओके, उसी तरह वेक्टर को कैसे पहचानिएगा, तो उसके ऊपर में एक एरो दे देते हैं। क्या कर देते हैं, मान लीजिए फोर्स है, एफ का मतलब क्या है, फोर्स। अब आप चाहते हैं कि इसको सर सिंबॉलिकली समझ जाए कि ये वेक्टर ही आप कहना चाह रहे हैं, तो इसके ऊपर एक क्या कर दीजिएगा, एरो दे दीजिएगा। ठीक है, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ये है कि मान लीजिए कि फोर्स हमारा 10 न्यूटन प्लस राइटवर्ड है, मान लीजिए, तो आप क्या करिएगा, ऐसे इसको बनाइएगा, एक यहां पर एरो दे दीजिएगा। मान लीजिए ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर 10 न्यूटन लग रहा है, तो 10 न्यूटन आप यहां दिखा दिए और डायरेक्शन आप राइटवर्ड ये एरो करके दिखा दिए। कोई दिक्कत क्या? ठीक है। मान लीजिए कि दूसरा कोई फोर्स है, ये मान लीजिए F1 था, मान लीजिए कोई F2 फोर्स है जो ऐसे लग रहा है, तो आप F2 ऐसे दिखा दीजिए। मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 4 न्यूटन। अब देखिए 4 न्यूटन है और ये 10 न्यूटन है, तो सिंबॉलिकली जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये गलत थोड़ा सा है। बताइए क्यों? 4 न्यूटन थोड़ा छोटा है, 4 न्यूटन 10 न्यूटन से छोटा है ना, तो ये एरो थोड़ा छोटा होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 1 इन कंपेयर ऑफ 10 न्यूटन, तो यहां पर ऐसे होना चाहिए था। तो इससे फीलिंग आ जाएगा तुरंत कि भाई ये एरो का जो लेंथ है वो छोटा दिया गया है, इसका मतलब है कि ये वाला ज्यादा बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा। इन दोनों के बीच एंगल कैसे देखते हैं, ये देखिए एंगल हुआ। आइए देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर भी इसको आप कह सकते हैं कि ग्राफिकली आप कैसे दिखा सकते हैं वेक्टर को। जब भी आपको वेक्टर को ग्राफिकली दिखाना हो तो आप ऐसे ही दिखाएंगे, उसको एक लाइन ड्रॉ करके एरो देंगे। क्या एरो का डायरेक्शन उस तरह से होना चाहिए जैसे आप डायरेक्शन बोलना चाह रहे हैं। अगर राइटवर्ड बोल रहे हैं तो आपको ऐसे बोलना होगा। अगर आपको बोलना है कि कुछ देखिए यहां पर इसको समझिए, ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये हुआ ईस्ट, ये हुआ वेस्ट। अगर हम बोले कि इसका डायरेक्शन क्या है तो नॉर्थ वेस्ट है। ये F2 का डायरेक्शन क्या है तो बोलिएगा नॉर्थ वेस्ट है। अगर इसका डायरेक्शन बोलिएगा तो क्या बोलिएगा, ईस्ट बोलिएगा। समझ गए क्या? कोई दिक्कत क्या? बढ़ सकते हैं आगे? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये बड़ा अच्छा चीज है। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं समझ में आता है, जबकि वो बच्चे लोग पास आउट रहते हैं, कि भाई दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे देखेंगे। देखिए फटाफट देखते हैं। मान लीजिए कि एक वेक्टर ये है F1, ठीक है, एक वेक्टर F2 ये है। हम बोले हैं कि इन दोनों वेक्टर का बीच एंगल कितना है वो दिखाइए। तो इसका तरीका क्या है बच्चे, जैसे भी आपको दिखाना है दिखा सकते हैं, लेकिन तरीका सीख लीजिए। ठीक है, F1 और F2 के बीच का एंगल दिखाने के लिए क्या करना है, F1 को ऐसे ही रहने दीजिए, F1 को हमने ऐसे ही रहने दिया, बिना डायरेक्शन मत चेंज करिएगा किसी का भी। F2 को उठाकर आप रख दीजिए यहां पर। ये चीज समझने के पहले आपको थोड़ा ये बता दें, इसको हेड कहते हैं, जहां एरो देते हैं ना हेड कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, टेल। इसका ये हेड हुआ और ये टेल हुआ। दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर आपको देखना है तो पहले हेड को टेल से मिलाइए, एक वेक्टर का हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से मिलाइए, बिना डायरेक्शन को डिस्टर्ब किए। तो इसको उठा के हम यहां रख देते हैं, ये हो गया हमारा F2। अब आप बताइए कि F1 और F2 के बीच का एंगल कौन होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा? क्यों ऐसा आप लोग आ रहा है? नहीं नहीं, देखिए सिंपल सी बात है, एंगल की बात कही जा रही है। F1 का डायरेक्शन किधर था, आगे,
F2 F1 के डायरेक्शन से ये F2 इधर मुड़ा हुआ है, तो ये हुआ एंगल। F1 के डायरेक्शन से F2 किधर मुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। फिर एक देखिए क्वेश्चन, ये वाला होगा, ये आंसर होगा। F1 का डायरेक्शन इधर है, तो इसको डॉटेड लाइन से दिखाना चाहिए, ये वाला जो हम डार्क लाइन से किए इसको डॉटेड लाइन से, और ये हमारा F2 इधर क्या हुआ है, F1 का ऐसे डायरेक्शन था, F1 के डायरेक्शन से F2 इधर मुड़ा हुआ है, दैट इज द फिजिकल आइडिया ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर। मान लीजिए, चलिए ऐसे करते हैं, ये हमारा F1 है और ये हमारा F2 है। आपको कहा जाए कि बताइए एंगल को दिखाइए, कैसे दिखाइएगा? इसका हेड का इसका टेल से मिला दीजिए बिना डायरेक्शन को डिस्टर्ब किए। ये F1 हो गया और ये F2 हो गया। अब बताइए एंगल ये वाला होगा कि एंगल ये वाला होगा? इसकी डायरेक्शन किधर थी? इधर थी। इसके डायरेक्शन से F2 इधर मुड़ा हुआ है, दैट इज थीटा। दिस इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कोई दिक्कत क्या? एक और क्वेश्चन देते हैं, देखिए। ये F1 है और ये F2 है। बताइए दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? ट्रायंगल लॉ नहीं बनाना है, अभी एंगल देखना है। F1 और F2 के बीच का एंगल देखना है। तो क्या बताए थे? एक का हेड को दूसरे के टेल से मिला दीजिए, तब क्या हमेशा बनेगा? यही हुआ ना? ये F2 हुआ और ये F1 हुआ। बताइए एंगल कौन सा होगा? ये वाला होगा कि ये वाला होगा? ये वाला होगा। F2 के डायरेक्शन से F1 का डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। गया दिमाग में? पढ़ सकते हैं आगे? ठीक, चलिए अब यहां से आप लोग का टाइप्स ऑफ वेक्टर शुरू हो रहा है। बहुत सारे तरह के वेक्टर हैं, पोलर वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है, लाइक पैरेलल वेक्टर है। देखिए देखिए, मान लीजिए कि F1 हमारा इधर है, F2 इधर की ओर है, हाँ? अब बोला जाए कि दोनों वेक्टर के बीच एंगल क्या है, तो एक बात बताइए, हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, और फिर ऐसे मुड़ गए, तो हम कितना एंगल से मुड़े? ये एंगल से ना। तो इस डायरेक्शन से ये डायरेक्शन दिखिएगा ना। जिंदगी से जोड़ के फिजिक्स को पढ़िए हमेशा। कोई फोर्स F1 था, वो मुड़ गया, अब F2 बन गया, तो भाई कितना से मुड़ गया? इतना से मुड़ गया। तो F1 के डायरेक्शन से F2 कितना मुड़ गया, दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो ये हमारा थीटा हो गया। मान लीजिए कि फिर ऐसे है, ये F1 है और ये F2 है। बताइए अब अभी F1 और F2 के बीच का एंगल कैसे दिखाइएगा? इसका टेल को इसका हेड पर मिला दीजिए, इसका टेल को हेड से मिला दीजिए, तो मिला दिए, F2 हो गया। अब बताइए एंगल ये होगा कि ये इधर होगा? F1 का डायरेक्शन इधर था, इस डायरेक्शन ऑफ F1 से F1 के डायरेक्शन से F2 इतना मुड़ गया है, तो यानी कि ये एंगल हुआ, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हो गया? जल्दी जल्दी नोट करिए, स्लाइड और कितना है, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर। बहुत तरह के वेक्टर होते हैं। मान लीजिए दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो पैरेलल वेक्टर हो गया। दो वेक्टर एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में है, ऐसे ऐसे, तो एंटी पैरेलल हो गया। दो वेक्टर है जो एक ही पॉइंट से निकला है, एक इधर एक इधर, तो कोई इनिशियल वेक्टर। तो बहुत तरह का वेक्टर है। उसमें सबसे पहला एक ऐसा है जो प्रायः हम लोग कहीं देखते नहीं है, पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर का मतलब ये होता है, एक पॉइंट नहीं, जो एक ऐसा वेक्टर जिसका कोई एक इनिशियल पॉइंट है निकलने का, इंपैक्ट पॉइंट है कोई। जैसे मान लीजिए कि आप फोर्स लगाते हैं, तो आप फोर्स किसी पॉइंट पर लगाते हैं
और किसी खास डायरेक्शन में लगाते हैं तो फोर्स हमारा पोलर वेक्टर में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक आपका बॉल है, ठीक है। अब फोर्स आप बताइए कहां लगाए हैं? इसके इसके पेरिफेरी पर आप यहां अगर लगाइएगा तो या तो इधर लगाइएगा, या तो इधर लगाइएगा, या तो इधर लगाइएगा, या तो इधर लगाइएगा। तो ये फोर्स का पॉइंट ऑफ इंपैक्ट कौन सा हुआ बताइए? ये वाला हुआ जहां पर आप लगाए। ऐसा वेक्टर जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है लगने का या निकलने का, उसको हम लोग पोलर वेक्टर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यहां से फ्लाइट में चढ़ के यहां गए, तो आप इस पॉइंट से निकले हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या हो गया? पोलर वेक्टर हो गया। डायरेक्शन तो निहित है भाई, डायरेक्शन तो वेक्टर पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका एक पॉइंट ऑफ इंपैक्ट होगा कि कहां से ये, कहां पर ये इनिशिएट हुआ है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। पॉइंट ऑफ इंपैक्ट का मतलब है कि कोई वेक्टर कहां से इनिशिएट हुआ है। मान लीजिए कि एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर हम फोर्स ऐसे दिखा दिए, दिखाने के लिए हम हड़बड़ी में दिखा दिए, लेकिन इसका पॉइंट ऑफ इंपैक्ट बताइए। तो ये एक पत्थर है, पत्थर है ये पत्थर। अभी हम तो फोर्स दिखाने के लिए हड़बड़ी में ऐसे दिखा दिए, देखिए ऐसे दिखा दिए हम येलो लाइन। लेकिन हम आपसे पूछें कि एक हार्ड पत्थर है तो इसका पॉइंट ऑफ इंपैक्ट फोर्स का कहां है? तो भाई आप अंदर घुस के तो नहीं छुए होंगे, आप यहां पर छुए होंगे, दैट इज योर पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, या फिर इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या कहेंगे आप? ये वाला कहेंगे। इस फोर्स का स्टार्टिंग पॉइंट क्या कहेंगे? ये कहेंगे। ये तो इतना लंबा खींच दिए दिखाने के लिए, फोर्स तो यहीं पर आप लगा चुके हैं। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर, ठीक है। जो कि ज्यादा इस पर बात नहीं करना है, कंपटीशन के हिसाब से कभी ये सब आएगा नहीं। दूसरा एक एक्सियल वेक्टर है। आप जैसे दरवाजा खोलते हैं, ये आपका दरवाजा है, ये दरवाजा किस एक्सिस के अबाउट खुल रहा है? इस एक्सिस के अबाउट। इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो रहा है, तो ऐसे आप एरो दे दीजिए और इसको बोलेंगे एक्सियल वेक्टर। क्या बोलेंगे? मान लीजिए कि एक फुटबॉल है, उसको एक लड़का अपने उंगली पर गोल गोल नचा रहा है। फुटबॉलर लोग देखते हैं ना, ऐसे नचाते रहता है। तो ये जो फुटबॉल नाच रहा है वो किस पॉइंट पर नाच रहा है? यहां पर। यानी कि ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दें तो हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसको एक ऐसे एरो दे देंगे तो ये कहलाने लगेगा एक्सियल वेक्टर। मैंने एक्सियल वेक्टर इज इन रिगार्ड ऑफ क्या है कि पॉइंट ऑफ रोटेशन, रोटेशनल मोशन को देखने के लिए कहां से हम बैठ के देखेंगे वो मेरा एक्सियल वेक्टर होगा। इस दरवाजे को खुलता या बंद होता हुआ ऐसे ऐसे हम किस लाइन के अबाउट देखेंगे? इस लाइन के अबाउट देखेंगे। तो दिस इज माई एक्सियल वेक्टर फॉर लुकिंग रोटेशन ऑफ दिस डोर। नहीं समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं बढ़िया से? ठीक है। तीसरा कौन है? पैरेलल वेक्टर। मान लीजिए कि पैरेलल वेक्टर में देखिए, एक हम बता रहे हैं लाइक पैरेलल वेक्टर और एक है अनलाइक पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर में लाइक पैरेलल वेक्टर का मतलब है बच्चे लोग कि ये एक वेक्टर हुआ और ये एक वेक्टर हुआ, ये ए है और ये बी है, दोनों का डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, ठीक है। अनलाइक पैरेलल वेक्टर का मतलब है सिंपल कि एक का डायरेक्शन इधर की ओर है, दूसरे का डायरेक्शन इधर की ओर है और मैग्नीट्यूड भी बराबर नहीं है। देखिए इसका लेंथ थोड़ा कम दिखाए हैं, इसका लेंथ ज्यादा, इसका मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम है, और डायरेक्शन से ये कह रहे हैं कि ये दोनों का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है, ऑपोजिट है। अनलाइक पैरेलल वेक्टर का मतलब है डायरेक्शन शुड बी ऑपोजिट। अनलाइक पैरेलल वेक्टर को आप एंटी पैरेलल वेक्टर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर भी कह सकते हैं। यानी कि आप पैरेलल वेक्टर को दो तरीके से देख सकते हैं कि एक हो गया कि सेम डायरेक्शन और दूसरा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? अब यहां पर सीखने वाला बात थोड़ा सा देखा जाए, सीखने वाला। लाइक पैरेलल वेक्टर, इसको सिंपल आप पैरेलल वेक्टर भी कह सकते हैं, लाइक मत लिखिए, ठीक है।
लाइक पैरेलल वेक्टर बोलिए या पैरेलल वेक्टर बोलिए। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, एक दूसरा वेक्टर बी है, दोनों का डायरेक्शन भाई सेम है। अगर हम आपसे पूछें कि इन दोनों में कोई एक रिश्ता बताइए तो आप क्या लिखिएगा? वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी इंटू लैम्डा। लैम्डा से गुना कर दिए तो क्या हो गया कि मैग्नीट्यूड को बैलेंस कर दिए। हम बराबर लिख सकते हैं तभी जब मैग्नीट्यूड क्या कर दिए, बैलेंस किए। क्योंकि मान लीजिए कि ये 10 है और ये 5 ही है तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये बराबर हम तब लिख सकते हैं कि चलो भाई डायरेक्शन तो दोनों का सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड को बराबर करने के लिए क्या करना होगा? एक लैम्डा से स्केलर क्वांटिटी, इसको क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्केलर। कोई स्केलर क्वांटिटी से गुना करके दो पैरेलल वेक्टर को आप ऐसे दिखा सकते हैं। आप इसको कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स, रिलेशन बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, अब आइए दूसरा एक देखते हैं, अनलाइक। अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। अनलाइक का मतलब है एंटी पैरेलल। अनलाइक का मतलब एंटी है। अनलाइक का मतलब क्या हुआ? अनलाइक का मतलब हुआ एंटी। ठीक है, तो अनलाइक पैरेलल वेक्टर, ये यहां पर सीखने लायक चीज है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि एक वेक्टर है ए, ये बच्चे वेक्टर है बी। अब ये दोनों एंटी पैरेलल है, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए एंटी पैरेलल हो गया। अब आपसे कहता है कि इसका रिश्ता एक बताइए तो ए और बी वेक्टर के बीच, अगर ये दोनों एंटी पैरेलल है तो देखो बाबू, इसको पहले ऐंठ के ना पैरेलल करो, इसको ऐंठ के क्या करो? तो हम जबरदस्ती का ऐंठ के इसको ऐसे घुमा दिए तो ये बी तो नहीं रह गया, इसका डायरेक्शन सीधे एकदम उल्टा हो गया, तो माइनस बी वेक्टर बन गया ये। यानी कि यहां से आप सीख सकते हैं ये कि एक वेक्टर को अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाते हैं उसके डायरेक्शन से, तो आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर ये बी वेक्टर है तो इसको अगर आप उल्टा डायरेक्शन में घुमा दिए तो ये माइनस बी वेक्टर अपने आप बन जाएगा। कोई दिक्कत? अब एक बात बताइए, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर पैरेलल है कि नहीं है? तो मैं लिख सकता हूं क्या? ए वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर इंटू लैम्डा। अतः मैं लिख सकता हूं ए इक्वल टू माइनस लैम्डा बी वेक्टर। फील आया? माइनस क्यों लिखते हैं? आज फील आया आप लोग को कि दो एंटी पैरेलल वेक्टर को जब दिखाते हैं रिलेशन तो यहां माइनस क्यों आता है? ये माइनस कर रहा है, बी वेक्टर को पहले पैरेलल बना रहा है ए के, उसके लिए माइनस बी तैयार हुआ, माइनस बी वेक्टर। अब लैम्डा से क्यों गुना कर रहे हैं? ताकि मैग्नीट्यूड बराबर हो सके। माइनस बी से डायरेक्शन बराबर हुआ और लैम्डा से गुना करने पर मैग्नीट्यूड बराबर। अब हम इसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा देखो टाइप इक्वल, अभी ये इक्वल, चलिए टाइप्स ऑफ वेक्टर में आइए। इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब समझते हैं आप? हम और आप एकदम इक्वल कैसे हो सकते हैं भाई? हम हैं और ये इनका नाम क्या है? नबील जी। नबील जी और हम एकदम इक्वल कैसे हो सकते हैं? पहले तो ऊपर से बाय जेस्चर, फिर अंदर से भी। दोनों का जो सोचने का तरीका है, सॉफ्टवेयर है हम लोग का, वो भी सेम होगा तब ना। तो दो इक्वल वेक्टर होने का मतलब क्या है? डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम। यानी कि दो अगर इक्वल वेक्टर है तो ए इक्वल टू बी वेक्टर आप तभी लिख सकते हैं जब ये सिचुएशन हो बच्चे लोग, ये भी ए, ये ए है और ये बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, डायरेक्शन भी बराबर है। समझते हैं कि नहीं समझते हैं? इक्वल, देखिए ध्यान दीजिएगा, वेक्टर में दो चीज है, बताइए क्या क्या? डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर क्वांटिटी इक्वल कब होगा? जब दोनों जो चीजें हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हो, तब ना कोई दूसरे वेक्टर के बराबर होगा। याद रखिएगा, वेक्टर क्वांटिटी में हमेशा दो चीज है, कौन कौन? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। ठीक। नेगेटिव या फिर ऑपोजिट वेक्टर, यानी कि एक ऐसे है, एक यानी कि ये ए इक्वल टू माइनस बी वेक्टर के बराबर है। ठीक है, कहीं दिक्कत है आप लोग तो बोलिएगा। माइनस क्यों हो रहा है, समझ रहे हैं ना? देखिएगा यहां पर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ये बी वेक्टर है जो उल्टे डायरेक्शन में दिखाया गया है, तो ये भाई नेगेटिव और ऑपोजिट वेक्टर हुआ ही। क्लियर? तो ऑपोजिट में है तो इसको दिखाने के लिए आप ए इक्वल टू माइनस बी वेक्टर लिखिएगा। ठीक है,
को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल, इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। को इनिशियल जो जिसका उद्गम जो स्टार्ट किया है एक जगह से, मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, ये एक हमारा ए वेक्टर हो गया, ये एक बी वेक्टर हो गया, ये एक सी वेक्टर हो गया, ये एक डी वेक्टर हो गया। सबका इनिशियल पॉइंट क्या है? ये है। सबका टेल एक जगह है, सबका टेल एक जगह होना मांगता है, फिर निकल के कहीं भी जाए। सबका उद्गम को इनिशियल वेक्टर, सबका निकलने का जगह एक जगह से है, तो ये को इनिशियल वेक्टर हो गया। समझ रहे बात को? कभी आप डेफिनेशन भूल भी जाइए तो आप उसके नाम से उसको डिफाइन कर सकते हैं अपने कॉमन सेंस से। आगे बढ़ सकते हैं। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर का मतलब देखिए, एक ये वेक्टर है, 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 एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। ये ए है, ये बी है, ये A1 है, ये B1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये A3 है, ये B3 है। ये चारों वेक्टर जो आपको दिखा रहे हैं, ये ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 2 है, ये ऑप्शन 3 है, ये ऑप्शन 4 है। अगर बोले कि कोई कहां गया कोलिनियर वेक्टर, ये चारों ऑप्शन में कौन है? तो चारों है, सब एक ही लाइन में है ना। को इनिशियल, को लीनियर, एक ही लाइन में जो लाई कर जाए, जो वेक्टर दो या दो से अधिक वेक्टर एक ही लाइन में अगर लाई कर जाए तो वो को लीनियर वेक्टर है। देखिए ये वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, ये वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, लेकिन दोनों एक ही लाइन में है ना। ठीक है, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। यहां पर थीटा क्या है बताइए तो थोड़ा? 0 डिग्री। यहां पर थीटा कितना बताइए तो? 180 डिग्री। अरे भैया इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच एंगल कितना है? समझ रहे हैं ना आप लोग? इसके और इसके बीच एंगल बताइए तो? 0। वेरी गुड। इसके और इसके बीच एंगल बताइए तो? बस इन लोग में एक खूबसूरती ये है कि ये चारों टाइप का जो वेक्टर का हम सेट दिखाए हैं, ऑप्शन ए बी 1 2 3 4, ये सभी दोनों वेक्टर को आप देखिएगा कि एक लाइन में है, तो ये को लीनियर वेक्टर कहला सकता है। यानी कि ए बी को लीनियर वेक्टर है, A1 B1 को लीनियर वेक्टर है, A2 B2 को लीनियर वेक्टर है, A3 B3 को लीनियर वेक्टर है। तो कोलिनियर वेक्टर के लिए शर्त अगर पूछ देगा नीट में कि क्या होना चाहिए, तो क्या लिखिएगा? शुड बी 0 डिग्री और 180 डिग्री इंक्लाइंड विथ ईच अदर। इफ टू वेक्टर्स आर इंक्लाइंड विथ 0 डिग्री और 180 डिग्री देन दे आर। दिस इज योर कॉमन सेंस। गुरु कितना भी पढ़ाए, एग्जाम हॉल में आपको उससे जोड़कर कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। अपने आईक्यू को बढ़ाइए। आपको बोल देगा, ये डायग्राम दे देगा, तो ऑप्शन चारों होता। अगर दो वेक्टर एक लाइन में आ जाए, हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें यहां से यहां, तो एक लाइन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो कोलिनियर है। नहीं तो आपको न्यूमेरिकल में ऐसे पूछता कि भाई दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो दोनों के बीच का एंगल ये होता है 0 डिग्री 45 डिग्री, 0 डिग्री 180 डिग्री, 90 डिग्री 180 डिग्री, 180 डिग्री 45 डिग्री, तो क्या होता? 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। अगर ये चीज है दो वेक्टर के बीच में, या तो 0 डिग्री है दोनों के बीच का एंगल, या फिर 180 डिग्री है, तो कोलिनियर वेक्टर है। गया दिमाग में? अच्छा से गया? चलिए, कनकरेंट वेक्टर, ऐसा वेक्टर जो एक पॉइंट पर आके काटे दो या तीन से ज्यादा वेक्टर। मान लीजिए कि ये कनकरेंट, कनकरेंट का मतलब ये है चलिए ये हमारे पास एक ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है। ये चारों वेक्टर कनकरेंट है कि नहीं है, इसके लिए क्या करिएगा, सभी वेक्टर को आगे पीछे बढ़ाइए ताकि मिल सके एक बिंदु पर। चांसेस है क्या मिलने का? देखते हैं। ये यहां मिलने आया, ये यहां मिलने आया, ये यहां मिलने आया, और कौन है? देखिए ए डी और बी एक जगह मिल गया, लेकिन सी तो दूसरे जगह मिला। तो आप कहेंगे कि ए बी डी, ए बी और डी कनकरेंट है।
लेकिन ए बी डी सी नहीं समझे आप, फिर से समझाते हैं, सिंपल ऐसे समझिए। ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या कंकरेंट वेक्टर है? यस है। ऑल आर पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ठीक, ये ए है, ये बी है और ये सी है। क्या ये ए बी सी कंकरेंट वेक्टर है? आप अभी कैसे कह सकते हैं? आप इसको स्केल लीजिए और इसको मिलाना शुरू करिए। ये यहां के मिला, ये यहां के मिला, ये इधर आके मिला, यहीं तो काट रहा है सब। अरे बात सुनिए, आगे पीछे बढ़ाइए ना, काटा यहां पर ना, एक जगह काटा ना सब वेक्टर, किधर किधर से भी बढ़ाइए, टेल से बढ़ाइए, हेड से बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। बस देखना है कि एक जगह से क्या गुजर सकता था, गुजर सकता था तो कंकरेंट है। चलिए देखिए, इसको देखिए, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी कंकरेंट है। लेकिन अगर हम आपसे बोले क्या कि ए बी सी डी ई कंकरेंट है, तो नहीं है। क्लियर? लेकिन ए बी सी डी कंकरेंट है। अगर 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट कर दें तो वो क्या है? कंकरेंट है। आगे बढ़ सकते हैं। इसका शर्त भी होता है, लेकिन अभी हम नहीं बता रहे हैं, अभी थ्योरी बढ़ा दें। 3 वेक्टर अगर कंकरेंट है तो क्या है कि क्वेश्चन आता है, बताएंगे बाद में। कोप्लानर वेक्टर देख लेते हैं। कोप्लानर, प्लानर का मतलब एक प्लेन और को का मतलब एक। अगर मान लीजिए कि 3-4 वेक्टर है या 2-3 वेक्टर जितना भी है, अगर एक प्लेन में आ जाए, जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर हो गया, 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 ये इसी बोर्ड पर है ना, ये बोर्ड के ही प्लेन पर है ना, तो ये सभी वेक्टर क्या कहलाएंगे? कोप्लानर कहलाएंगे। इसको ऐसे समझिए, जैसे देखिए, अभी ये तीनों वेक्टर कोप्लानर आपको लग रहा होगा, क्योंकि अगर पेज लीजिएगा और इस पेज को सटाइएगा, एक पेज में सट जा रहा है, तीनों सट रहा है ना, तो ये तीनों वेक्टर क्या है? कोप्लानर। अब हम एक को ऐसे कर देते हैं। अब एक पेज लिए, पेज एकदम सीधा रहना चाहिए, प्लेन, पेज का मतलब है प्लेन, तो ये क्या कोप्लानर है? तीनों। भैया ये दोनों तो सट गया ना पेज में, लेकिन ये तो नहीं सट रहा है, ये तो भागा हुआ उधर, तो अब ये ए बी सी वेक्टर कोप्लानर नहीं हुआ। आ रहा है फीलिंग? समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं बढ़िया से? ठीक, कोप्लानर वेक्टर। आगे बढ़ते हैं। जीरो और नल वेक्टर, ये बड़ा मस्त है। इसमें आपको माने कि वो चीज हम बताएंगे जो आपको मजा आ जाएगा। जीरो और नल वेक्टर, मान लीजिए कि एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड हम जीरो कर दें बच्चे, तो मैग्नीट्यूड दिखा रहा है ना इतना बड़ा लाइन। ये वेक्टर अगर जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर का पहले डेफिनेशन बता देते हैं। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और डायरेक्शन का पता ही नहीं चलता है, डायरेक्शन इज अनस्पेसिफाइड। देखिए वेक्टर का बात की है तो वेक्टर में 2 चीज था, क्या क्या था? तो भैया जीरो वेक्टर तो मैग्नीट्यूड जीरो हुआ, लेकिन इसका डायरेक्शन इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट। क्यों होता है? ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि एक लड़का वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कम करते करते करते, एक बच्चा जो है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम करके यहां पहुंचा दिया, फिर थोड़ा देर के बाद और उसको छोटा कर दिया। एक समय आया कि ऐसे दिख रहा है, ये ए वेक्टर जो ऐसे बड़ा था पहले, अब वो छोटा होते होते ये हुआ, एक समय आया कि अब एक बिंदु जैसा दिख रहा है। एक बिंदु कहने का मतलब है कि उसका साइज एकदम जीरो हो गया। साइज जीरो होने का मतलब है मैग्नीट्यूड क्या हो गया? जीरो हो गया। जीरो को आप नल भी कह सकते हैं। नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, है ना। अब एक बात होता है यार, इसका डायरेक्शन जो बोला जाता है कि जीरो वेक्टर या नल वेक्टर whose magnitude is zero and direction is not specified। नॉट स्पेसिफाइड यानी कि डायरेक्शन तो है, बट आई एम नॉट एबल टू से व्हाट इज द डायरेक्शन। नॉट स्पेसिफाइड का मतलब ये होता है कि डायरेक्शन तो है बट आई एम नॉट एबल टू
से व्हाट इज द एक्चुअल डायरेक्शन। नहीं समझते हैं आप लोग। नॉट स्पेसिफाइड का मतलब यह है कि डायरेक्शन तो है लेकिन आई एम नॉट एबल टू से व्हाट इज द एग्जैक्ट इट्स डायरेक्शन। ऐसा क्यों बोला? इसलिए बोला कि क्या गारंटी है कि ये ए वेक्टर छोटा होते 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 ये वाला हुआ होगा कि 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 ये वाला हुआ होगा। अरे भाई जीरो बनाने के लिए तो ये भी छोटा होके जीरो बना होगा, हो सकता है तब उसी समय ये भी होके बना होगा जीरो, हो सकता है एट द सेम टाइम हम इसको भी सोच सकते हैं, एट द सेम टाइम हम इसको भी सोच सकते हैं, इसको भी सोच सकते हैं। यानी डायरेक्शन तो पता ही नहीं चलेगा जब जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो जब हो गया तब तो एरो दिखा ही नहीं पा रहे हैं। यही ना एरो हमको हेल्प करता था कि डायरेक्शन किधर है। जब ये छोटा हो गया तो ये पॉइंट बन गया, अब ये पॉइंट में हम एरो दिखा ही नहीं पा रहे हैं, तो ये जो जीरो बना है ये इसको कम करके बना है, इसको कम करके इसको इसको इसको। हाउ कैन आई से आई एम नॉट स्पेसिफाइड। नहीं समझते आप लोग। सो अगर आ जाए एग्जाम में कि एक जीरो वेक्टर हैज ऑप्शन ए नो डायरेक्शन, स्पेसिफाइड डायरेक्शन, इनफाइनाइट डायरेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। जीरो वेक्टर नल वेक्टर इनफाइनाइट बोल दे इसमें कि हैज नो डायरेक्शन, स्पेसिफाइड डायरेक्शन, इनफाइनाइट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो जीरो होगा, ऑल। एक नल वेक्टर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, गलत बात। होता है आई एम नॉट एबल टू से व्हाट इज द डायरेक्शन बिकॉज ये किसको दबा के छोटा सा बना है। हाउ कैन आई डिसाइड? छोटा हो चुका है, हम इसको छोटा किए बना के कि इसको किए इसको किए इसको किए, कौन जानता है। तो नो डायरेक्शन नहीं, गलत बात। डायरेक्शन होता है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन। अरे भैया नॉट स्पेसिफाइड डेफिनेशन में बोला हुआ था, तुम बेमतलब का बोल रहे हो। नॉट स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड है, गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। इनफाइनाइट डायरेक्शन, यस there are a lot of vectors which can be minimized to zero and how can I say this zero is made by this or this or this, so infinite direction हो सकता है, या फिर not specified, या फिर नहीं समझते हैं आप लोग। समझते हैं? समझते हैं तो आगे बढ़ते हैं। एक वो था क्या यूनिट वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, हमेशा 1 है। ये भी अच्छा है, देख लेते हैं आगे। अरे मिटा क्यों दिए? अगला पेज ले लेते हैं। चलिए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं? मान लीजिए कि एक हमारे पास फोर्स है, इसका वैल्यू है 1 न्यूटन। मान लीजिए कि हम एक डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं डी से, इसका वैल्यू है 1 मीटर। मान लीजिए कि हमारा वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज फोर्स। ये फोर्स को मैं बताना चाह रहा हूं, इसको मैं डिस्प्लेसमेंट बताना चाह रहा हूं, और इसको मैं वेलोसिटी बोलना चाह रहा हूं। फिजिक्स में बहुत ही ना संभल के बोलना चाहिए। अगर हम स्पीड बोल दें तो गलत बात हो जाएगा। वेलोसिटी बोलने का मतलब है कि उसमें मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन फिक्स है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह होता है कि डायरेक्शन फिक्स है, एक खास डायरेक्शन में कोई जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एंड फोर्स तो वेक्टर है ही, कोई खास डायरेक्शन नहीं फोर्स लगता है। अब इन सबका एक एक न्यूटन बाबू है, तो मैं बोलता हूं ऐसे, एफ एरो इक्वल टू 1 न्यूटन राइट वर्ड, ठीक है। डी वेक्टर इक्वल टू 1 मीटर राइट वर्ड, वेलोसिटी 1 मीटर राइट वर्ड। जब एरो दे दिए बच्चे तो डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। न्यूटन के पहले ऐसे ही पढ़ाई होता था। न्यूटन के पहले न्यूटन साहब आए तो उसको और ना फिजिक्स को क्या किए, कोडिंग दिए कि भाई इतना बड़ा बड़ा कौन लिखेगा, राइट वर्ड फलना ढकना, ऐसा कोडिंग करो कि सिंबॉलिकली आदमी को समझ में आए। न्यूटन साहब के पहले ना 1 न्यूटन और राइट वर्ड है तो राइट वर्ड लिखना पड़ता था, अपवर्ड है तो अपवर्ड लिखना पड़ता था। अब वो क्या किए, बनाए ऐसा ऐसा तरकीब कि सब कोडिंग में देखते ही समझ में आता है। ऐसे करते हैं तो क्या लगता है, चुप रहो, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन टू बी साइलेंट, है ना। चलिए आइए, अगर कोई वेक्टर का वैल्यू अगर 1 है तो क्यों ना इसको थोड़ा रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल दिया जाए। तो इन लोग बोला कि अब ऐसे नहीं लिखेंगे, जिसका वैल्यू 1 रहेगा उसको ऐसे नहीं लिखेंगे, उसको ऐसे लिखेंगे। जिसका 1 रहेगा उसको ऐसे नहीं लिखेंगे, उसको ऐसे लिखेंगे। उसके ऊपर एक कैप लगाएंगे। कैप लगाने का मतलब है कि उसका वो वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड 1 है। कैप लिखने का मतलब यह है कि वो वेक्टर है
और उसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब अगर यहाँ मुंह उठा के कोई हमको बोले खाली एफ कैप लिख देना, तो हम मुंह उठा के बोल देंगे कि एक न्यूटन होगा। डायरेक्शन नहीं पता है, चलिए डायरेक्शन तो बताना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इसका कैप देख के हम आराम से कह सकते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। यूनिट वेक्टर उसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। भी कैप लिख दिए, यानी कि भाई वेलोसिटी कुछ भी डायरेक्शन होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड एक ही होगा, 1 मीटर पर सेकंड या 1 किलोमीटर पर सेकंड, ये 1 ही होगा। अरे बात समझ में? अगर डिस्प्लेसमेंट कह दे तो 1 मीटर ही होगा, ठीक है। यूनिट अलग कहानी है, जिस यूनिट में जिसको इंटरेस्ट बोल सकता है, ठीक है। अभी तक तो कोई दिक्कत है आप लोगों को? तो यूनिट वेक्टर का कुछ खास नाम है, जैसे कि एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर आई कैप लिया गया। एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाने के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर लिया गया, आई कैप। वाई एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाने के लिए जे कैप दिया गया। जेड एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाने के लिए के कैप लिया गया। और आप बहुत स्मार्ट बन चुके हैं अब, अगर इसका डायरेक्शन बदल दें, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस अगर होगा तो क्या होगा, माइनस आई कैप। वाई एक्सिस का नेगेटिव वाला होगा तो माइनस जे कैप, जेड एक्सिस का नेगेटिव होगा तो माइनस के कैप। क्लियर? तो चलिए इसको देखते हैं। एक्स एक्सिस ये हुआ, वाई एक्सिस हमारा ये देखो पेन, एक्स एक्सिस ये होगा मान लीजिए, वाई एक्सिस मान लीजिए आप ये मानते हैं, जेड एक्सिस मान लीजिए कि हम आपकी तरफ लेते हैं। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को आई कैप से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा। अगर आई कैप लिख दिए, इसका मतलब है कि हम डायरेक्शन किधर दिखाना चाह रहे हैं, एक्स एक्सिस की तरफ। अगर हम जे कैप दुर्भाग्यवश कभी भी लिख दिए, तो आपको समझना है कि हम उसका डायरेक्शन अपवर्ड यानी कि ऊपर वर्टिकली दिखाना चाहते हैं। और जेड एक्सिस का मतलब है प्लेन से बाहर की ओर, ये प्लेन से बाहर की ओर। इसका उल्टा बच्चे लोग, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव जेड एक्सिस क्या हो गया, पीछे की ओर। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस को दिखाने के लिए क्या यूज करेंगे, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, माइनस के कैप। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास आ गए। देखिए यूनिट वेक्टर का आई कैप माइनस आई कैप, जे कैप माइनस जे कैप, के कैप और माइनस के कैप। क्लियर? क्या यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 लिया गया और एक्स वाई जेड एक्सिस की तरफ आई कैप जे कैप के कैप लिया गया। और इसका बहुत अच्छा ब्यूटी ये है कि मान लीजिए कि हम आपको बोलते हैं कि किसी आदमी का वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड आई कैप है। बच्चे न्यूटन साहब का ये सब देना है, नहीं तो पहले लिखना पड़ता राइट वर्ड। ये क्या होता है डायरेक्शन, राइट वर्ड, तो लिखना पड़ता 4 मीटर पर सेकेंड राइट वर्ड। यहां पर आई कैप दिखा रहा है कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। नहीं समझ रहे आप लोग? अब इसका यूनिट वेक्टर से फायदा क्या हुआ कि 4 मीटर पर सेकेंड आई कैप है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड। और आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड जब लिखेंगे ना हम लोग, इसका मैग्नीट्यूड, ये तो भी वेक्टर लिखे हैं, भी वेक्टर इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड आई कैप। 4 मीटर पर सेकेंड दिखा रहा है इसका मैग्नीट्यूड, और आई कैप दिखाने के लिए मदद कर रहा है डायरेक्शन। लेकिन जानते हैं अगर हम बोले कि भी लिखो, भी क्या लिखो, तो जानते हैं आप क्या लिखेगा, 4 मीटर पर सेकेंड इनटू आई कैप का भी मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा। फिर क्या है, ये फील आ रहा है यूनिट वेक्टर क्या मदद करता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होने से हमको मेरा मैग्नीट्यूड पर डिस्टर्बेंस से बचाता है, क्योंकि 1 को गुना करेंगे 4 से तो 4 होगा। अगर यूनिट वेक्टर को 2 मान के चला होता कोई तो 8 हो जाता ना मैग्नीट्यूड लिखते समय, क्योंकि जब आप मैग्नीट्यूड लिखिएगा तो मैग्नीट्यूड दोनों का लिख के गुना करना पड़ता है। जब भी वेक्टर लिखे तो 4 मीटर पर सेकंड आई कैप, अब भी खाली लिखेगा यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो लिखिएगा 4 इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड। आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 ना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। डायरेक्शन आई कैप से दिख रहा था और मैग्नीट्यूड में जब 1 से गुना भी हुआ तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो यूनिट वेक्टर हम लोग को बहुत मदद करता है किसी चीज को समझने में। हम किसी भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अपने से मान सकते हैं, कालू कैप, भालू कैप, चाचा कैप, चाची कैप,
हमको मन करेगा मान लेंगे, इधर हमको पढ़ाने में मान लीजिए आसानी हो रहा है कि वो वेक्टर लेना है हमको तिरछा डायरेक्शन में और उसका डायरेक्शन को मेंटेन करना है पढ़ाने के दौरान में, हम कालू कैप मान लेंगे। कालू कैप, कैप का मतलब 1, कालू कैप इज ए वेक्टर अकॉर्डिंग टू मी इज दिस वे एंड इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब इधर ट्रेन दौड़ा दिए 100 मीटर पर सेकंड से, तो 100 मीटर पर सेकंड कालू कैप। नहीं समझ रहे हैं आप लोग? तो बहुत मदद आता है, इसलिए यूनिट वेक्टर अच्छे से समझना चाहिए। आगे बढ़े। तो पहले इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं, ठीक है।